प्रदेश में छिड़ने वाले सियासी संग्राम से पहले आप तक एक एक जिले और संभाग की राजनीतिक तस्वीर फुल मेगापिक्सल में पेश करने के कार्यक्रम का नाम है राजनीति। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज मैं आपको बताने जा रही हूं हाड़ौती के कोटा और बूंदी जिलों की वो सियासी तस्वीर जहां की राजनीति की शुरुआत से अंत तक सब कुछ ओम शांति से ही शुरू होता है और ओम शांति पर ही खत्म होता है। जनसंघ के जमाने से भगवा का गढ़ रहे कोटा की राजनीतिक तासीर ऐसी है कि देने के नाम पर भले ही छप्पड़ फाड़ कर दे दे, लेकिन ये इलाका हर किसी पर ऐसा अंकुश भी डालकर रखता है कि खुला खेल फारुखाबादी जैसा मामला किसी का नहीं बन पाता। बस ओम शांति की बात कुछ और है। जनसंघ के जमाने से दक्षिणपंथी विचारों की पाठशाला रहे कोटा में एक जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के प्रचार के लिए कई महीनों तक रहते थे और बीजेपी की जड़ों को ऐसा सींचा कि आज भी नई कोपलों की कोई कमी नहीं है। कोटा का पानी प्रदेश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले थोड़ा तेज माना जाता है और चंबल के इसी पानी का असर कोटा और कोटा वालों पर बखूबी दिखता है। लेकिन जैसा मैं अभी आपको बता रही थी कि कोटा की फिजा हर किसी पर अंकुश पूरा रखती है। कौन ये पानी पिएगा और कौन नहीं, ये कोटा की राजनीतिक फिजा ही तय करती है। जहां तक बात पानी की है तो लाल कृष्ण आडवाणी यहां का पानी पीने से इतना डरते थे कि अपने लंबे प्रवास में चंबल के इसी पानी को गर्म किए बिना कभी नहीं पिया। हालांकि उनके पानी ना पीने का कारण उस दौर में फैला नारू रोग था, जिससे आडवाणी बहुत सतर्क रहते थे। बहरहाल आपको आज बताते हैं कोटा का पानी कौन पिएगा और कौन पिलाएगा। कोटा ऐसा शहर जिसे देश भर में कोचिंग सिटी के तौर पर जाना जाता है। कोटा डोरिया सिल्क की साड़ी, कोटा की कचौड़ी और कोटा स्टोन की चमक देश दुनिया में देखने को मिलती है। सियासत के फलक पर भी कोटा के नेताओं की चमक देखने को मिलती आई है। यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को दिग्गज नेताओं को पैदा करने वाला जिला कोटा रहा है। 2 दशक पहले तक बीजेपी में रघुवीर सिंह कौशल, ललित किशोर चतुर्वेदी, दाऊ दयाल जोशी, हरि कुमार औचित्य का नाम चलता था। उस समय ललित दाऊ दयाल कौशल की तिकड़ी चर्चित थी। इसके बाद छात्र संघ की राजनीति से निकली युवा तुर्कों की तिकड़ी बिरला, भवानी और गुंजल ने स्थापित क्षत्रपों को ठंडे बस्ते में डालकर मुख्यधारा की राजनीति में प्रवेश किया और बीजेपी के पोस्टर बॉय बने। एक समय के बाद एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हो गए, लेकिन समय के साथ ओम बिरला ने अपने दोनों साथियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। अब राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में ओम बिरला का नाम का डंका बज रहा है। उधर कांग्रेस को जुझार सिंह जैसे नेता मिले, जिसे अब शांति धारीवाल आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। कोटा में बीते कई चुनाव से कमल पंजे पर भारी पड़ता रहा है। कोटा बूंदी से बीजेपी के ओम बिरला सांसद हैं और लोकसभा स्पीकर भी हैं। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में हाड़ौती क्षेत्र भाजपा का अभेद दुर्ग रहा है और जिसे भेदने के लिए कांग्रेस ने काफी मेहनत की और पिछले चुनाव में सफलता भी मिली। इस बार बीजेपी वापसी के लिए भी जोड़ तोड़ मेहनत कर रही है। जब भी चुनावी सरगर्मियां तेज होती हैं, कोटा संभाग में राष्ट्र नेताओं का आना जाना शुरू हो जाता है। सियासत की बिसात पर कोटा संभाग में प्रमुख मोहरे होते हैं, या यूं भी कहें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना हो या बड़े पद को हासिल करना हो, राजनीतिक सेहरा यहीं से बांधा जाता है। इसीलिए चुनाव नजदीक आते आते दिग्गजों का आना जाना शुरू हो जाता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में कोटा संभाग के नेता कतई पीछे नहीं है। दिल्ली में बीजेपी की जुगलबंदी ठीक रही तो आने वाला मुख्यमंत्री हाड़ौती से होगा, ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि सियासत के रंग अनेक हैं, कब कौन कहां कैसा दाव फंस जाए और कैसा दाव बैठ जाए ये कहना मुश्किल होगा। फिर भी खेतों में सोना उगलने वाले कोटा की धरा पर इन दिनों राजनीतिक बादल छाए हैं। बड़े जातिगत समीकरण भी यहीं से बनते बिगड़ते हैं। कोटा से बड़े नेता भी आते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के। देश और प्रदेश में हाड़ौती का प्रतिनिधित्व काफी अधिक रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सहित राज्य के विभिन्न सरकारों में बूंदी के नेता मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा, गहलोत सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना, विधायक राम नारायण मीणा
अशोक डोगरा, बाबूलाल वर्मा, हरिमोहन शर्मा, दिवंगत नेता ब्रिज सुंदर शर्मा जैसे नेता ने बूंदी में छात्र राजनीति से सफर शुरुआत की और ऊंचे मुकाम तक भी पहुंचे। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद चुने गए ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष। बिरला छात्र राजनीति से उभरे और महज 17 साल की उम्र में 1989 में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुमानपुरा के छात्र संघ अध्यक्ष बने। 2003 में कोटा दक्षिण सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में पहला विधानसभा चुनाव जीता। बिरला की जीत का रथ 2008 में भी जारी रहा। 2013 में एक बार फिर तीसरी बार विधायक चुने गए। वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव बने और जनाधार देखते हुए बीजेपी ने बिरला को कोटा बूंदी क्षेत्र से मैदान में उतार दिया। बिरला दोनों बार लाखों वोटों से जीत दर्ज कराकर संसद पहुंचे। पार्टी ने दूसरी बार संसद सदस्य बनने पर लोकसभा स्पीकर बनने का अवसर भी दिया। लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते बेहद अहम बिलों को संसद में पास करवाना और संसद की कार्रवाई चलाने की अहम भूमिका ओम बिरला ने निभाई। ओम बिरला ने 2014 में कांग्रेस के इजराज सिंह को हराया था और 2019 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राम नारायण मीणा को मात दी थी। ये बात अलग है कि कभी कांग्रेस से सांसद रहे इजराज सिंह बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इजराज सिंह की पत्नी कल्पना देवी को लाडपुरा सीट से मौजूदा विधायक भवानी सिंह राजावत का टिकट काटकर उतार दिया था और कल्पना देवी ने जीत हासिल की थी। ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र में कई विकास के कार्य करवाए हैं, फिर चाहे कोटा में एयरपोर्ट की बात हो या फिर बूंदी जिले में किए विकास के कार्य हों। अक्सर अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। हाड़ौती की राजनीति में ओम बिरला की अच्छी पकड़ है और दिल्ली में भी ओम बिरला की गहरी पैठ है। मोदी अमित शाह के गुड बुक्स में शामिल हैं और कई मौकों पर संसद में संकट मोचक की भूमिका निभा चुके हैं। कोटा जिले में बिरला के बढ़ते प्रभाव ने उनके विरोधियों की राजनीतिक धरा को कुंद कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में दावेदारों का जमावड़ा बिरला के झंडे के तले जुटना भी शुरू हो चुका है। फिर भी एक सवाल का जवाब हाड़ौती में किसी बीजेपी नेता के पास नहीं है कि 2024 में लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल पूरा होने के बाद बिरला का राजनीतिक भविष्य और राजनीति में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है। लेकिन एक बात खास है कि जब वो लोकसभा स्पीकर थे तो फिर उस समय भी कोरोना काल की अगर बात करें तो कोरोना काल में वो एक ब्रिज की तरह नजर आए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच। चाहे फिर ऑक्सीजन की बात हो या तमाम ऐसे मुद्दों की बात हो, ओम बिरला ने न सिर्फ कोटा बल्कि पूरे राजस्थान में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा भी आज भी न सिर्फ कोटा, पूरे राजस्थान से अगर किसी भी व्यक्ति को एम्स में भर्ती होना है, कोई परेशानी है, तो 20 अकबर रोड का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कोटा में कांग्रेस के बग्गी को फिलहाल शांति धारीवाल ही खींचते नजर आ रहे हैं। गहलोत सरकार 2 में तो कोटा से 2 विधायक शांति धारीवाल और भरत सिंह काबीना मंत्री थे। दोनों के परस्पर विरोधी स्टैंड लेने के बीच एक शक्ति संतुलन भी था। लेकिन आज की तारीख में कोटा की कांग्रेसी सियासत में अकेले शांति धारीवाल का ही बोलबाला है। कोटा की सियासत में एक प्रश्न ये भी है कि क्या 2 पीढ़ियों तक चली राजनीतिक विरासत तीसरी पीढ़ी को भी ट्रांसफर होगी या फिर समय परिवर्तन का है। फिलहाल कोटा और बूंदी जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। तो बात करते हैं कोटा उत्तर सीट की। कोटा उत्तर सीट से गहलोत सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल विधायक हैं, काफी चर्चित, खास तौर पर इस कार्यकाल में। 2013 की पराजय का बदला लेते हुए 2018 में बीजेपी के प्रहलाद गुंजल को हराया था और इस बार धारीवाल ने अपने क्षेत्र का जो कायाकल्प किया, उसके बाद दावा किया जा रहा है कि कोटा उत्तर शायद राजस्थान की उस विधानसभा का नाम है जहां बीते 4 सालों में सबसे ज्यादा काम हुए। सड़कें, चौराहे, पुल और अंडरपास बने हैं। 1200 करोड़ के चंबल रिवरफ्रंट जैसे प्रोजेक्ट पर्यटन और रोजगार की दृष्टि से कोटा के लिए एक नया अध्याय शुरू करने की बात है। साथ में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर अपने बेटे अमित धारीवाल के साथ घर घर दस्तक भी दे रहे हैं। अभी तक धारीवाल के सामने विपक्ष का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता। कई बार तो सार्वजनिक मंचों से बीजेपी के नेता धारीवाल के विकास की बांसुरी में सुर से सुर मिलाते भी नजर आए। फिलहाल
कांग्रेस में धारीवाल के अलावा कोई दावेदार नजर नहीं आ रहा। हाँ, चर्चा जरूर है कि शांति धारीवाल एक कदम पीछे हटाकर अपने बेटे अमित धारीवाल की पॉलिटिकल लॉन्चिंग कर सकते हैं, क्योंकि अमित धारीवाल की बढ़ती सियासी सक्रियता, पॉलिटिकल पावर और पीसीसी सदस्य बनने के साथ संगठन की राजनीति में उनके आधिकारिक प्रवेश से भी ऐसी बातों को बल मिल रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी की। उधर बीजेपी का एक खेमा प्रहलाद गुंजल की कोटा उत्तर से दावेदारी खारिज करने में लगा है। तो गुंजल ने भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे का चुनाव किया। कई बार गुंजल की सीट बदलने की बातें होती हैं, लेकिन खुद प्रहलाद गुंजल इस बात को सिरे से खारिज करते नजर आते हैं और एक बार फिर से धारीवाल का सामना करने में दम भरते नजर आते हैं। अब बीजेपी व्यापार कोष्ठ के एक नेता हैं राकेश जैन का नाम भी जमीन पर निकल कर आया दावेदारों में। हालांकि एक वर्ग का ये मानना है कि वो अपने गांव का चुनाव भी बेहतर तरीके से शायद ना निकाल पाए, लेकिन दबी जुबान में उनको फोटो वाले नेताजी माना जा रहा है। अब देखिए, फोटो अपॉर्चुनिटी की बात यहाँ हुई। बीजेपी से 2 बार विधायक धारीवाल का सामना कर चुके प्रहलाद गुंजल अगर इस बार भी धारीवाल के सामने चुनाव मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला गुंजल के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इलाके में चर्चा ये भी है कि अगर गुंजल को टिकट मिलता है तो सीनियर धारीवाल को ही मैदान में उतरना होगा, क्योंकि जूनियर धारीवाल शायद गुंजल से उतनी मजबूती के साथ मुकाबला न कर पाए। वहीं इसके इतर भले ही धारीवाल अपने बेटे को आगे कर रहे हों, लेकिन जमीन पर एक और विचार सामने आया। इलाके के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की आस्था उनकी बहू की क्षमताओं में भी नजर आई। हाल ही में गर्ल्स कॉलेज के एक चुनाव में बीजेपी या कहें कि एक बड़े नेता की तरफ से सपोर्ट किए हुए प्रत्याशी को छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव बहू ने केवल 1 महीने की मेहनत में ही हरा दिया। भले ही बेटे को आगे किया जा रहा हो, लेकिन बहू को ज्यादा बेहतर प्रत्याशी माना जा रहा है। बीजेपी में एक चर्चा और भी है कि अगर प्रहलाद गुंजल नहीं चुनाव में आगे बढ़ाए जाते, अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती, तो फिर कौन? तो एक नाम लव शर्मा, नेता प्रतिपक्ष कोटा उत्तर, जिनका भले ही पूरे विधानसभा में प्रभाव नहीं है, लेकिन फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बड़ी मानी जाती है। अब ये एक बड़े गुट के बड़े नेता के साथ जुड़े हुए हैं। उनके करीबी होने के कारण अगर उनको दावेदारी मिलती है या उनकी दावेदारी बनती है तो 2 फैक्टर जरूर काम आ सकते हैं, जिनमें से एक तो खुद की पॉपुलैरिटी और दूसरा बड़े गुट का प्रभाव और सपोर्ट। वहीं बात अगर धारीवाल की है तो धारीवाल जी आजकल महापौर और उप महापौर की कार्यशैली से नाराज हैं, क्योंकि शहर में तो भले ही जबरदस्त काम हुआ है, लेकिन वार्ड में विकास कार्य उतना प्रभावी नहीं दिख रहा, जिसका चुनाव में प्रभाव नजर आ सकता है। अब क्योंकि बात धारीवाल की है तो 25 सितंबर की जो घटना है, जिसमें आज की जो ताज़ा तरीन तस्वीर है कांग्रेस की राजस्थान में, उसमें बहुत गहरे रंग शांति धारीवाल भर चुके हैं और दिल्ली तक कई बार लुटियन जोन में धारीवाल का नाम गूंजता आपको मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं कोटा दक्षिण। कोटा दक्षिण को ओम बिरला का अभेद गढ़ माना जाता है। खुद बिरला विधायक बनते रहे। ब्राह्मण बनिया बाहुल सीट पर मजबूत है, ब्राह्मण बनिया बाहुल सीट है ये, और इतिहास भी बीजेपी के अनुकूल है। कोटा दक्षिण विधानसभा के गठन के बाद से आज तक यहाँ की जनता ने हाथ का साथ नहीं दिया। कभी कांग्रेस के पंकज मेहता 50,000 से भी ज्यादा वोटों से बिरला के हाथों हारे थे, तो कभी शिवकांत नंदवाना और राखी गौतम को बिरला के बाद उनके राजनीतिक शिष्य संदीप शर्मा ने परास्त किया। लगातार 2 बार विधायक बन रहे संदीप शर्मा की उम्मीदवारी से इस बार रिपीट होगी उनकी उम्मीदवारी, या इस बार बिरला परिवार से या बिरला की किचन कैबिनेट से किसी नए चेहरे पर दांव खेला जाएगा, ये देखना होगा, ये अभी सवाल ही है। वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी रहे पंकज मेहता, शिवकांत नंदवाना और राखी गौतम की नजरें भी फिलहाल यहीं टिकी है। अभी तो कांग्रेस की ओर से पीसीसी सचिव राखी गौतम ज्यादा सक्रिय नजर आई। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा में भी तवज्जो राखी को बहुत मिली। पायलट राखी को खुद राहुल गांधी के पास ले गए, उनको मिलवाया। लेकिन कांग्रेस का एक खेमा ऐसा भी है, जो कहावत है ना कि फूटी आंख ना सुहाना, एक खेमे को राखी ज्यादा पसंद नहीं है। शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी की भी लंबे समय से कोटा दक्षिण सीट पर निगाहें जमी हुई हैं। कयास ये भी लगाए जाते हैं
कि बीजेपी अगर आगामी चुनाव में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा को कोटा उत्तर भेज सकती है, ये भी एक कयास है। ऐसे में एक भी गांव के बिना पूरी तरीके से शहरी और कोचिंग जोन वाली कोटा दक्षिण विधानसभा में कमल का नया प्रतिनिधि कौन होगा वो ओम बिरला ही तय करेंगे। अब बात राखी गौतम की थी। राखी गौतम ने वही लाइन और वही टेक्निक अपना रही हैं जो सांसद ओम बिरला ने अपनाई थी और आज भी उसी लाइन पर है। जैसे वरिष्ठों का सम्मान हो गया, महिलाओं का सम्मान हो गया, सबको बर्थडे विश करना, तमाम ऐसी चीज़ें दोनों हस्बैंड वाइफ आपको ज़मीन पर करते और ऐसी चीज़ों में सक्रिय नज़र होते आएंगे। अब ऐसे में इसी वजह से ग्राउंड रिपोर्ट पर संदीप पिछड़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में भी संदीप के लिए नाराजगी सामने आई। दरअसल बिरला के इसी गढ़ में जब कांग्रेस का बोर्ड बना तब संदीप के प्रति लोकप्रियता कम होने का एहसास भी सामने आया। बीजेपी की माइनॉरिटी पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गई। वजह नुपुर शर्मा का बयान था, लेकिन उसके बाद खेल बिगड़ता चला गया। अब इस सीट पर गणित को समझें, क्या चुनावी गणित है, क्या वोटों की राजनीति है, तो सीधा सीधा ये सीट गौतम ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। इसीलिए राखी गौतम अपना दमखम आजमा रही हैं। गौतम समाज के पार्षद अपने आप को इसमें उम्मीदवार मानते हैं और फर्स्ट इंडिया की रिपोर्ट में ये भी निकल कर आया कि अगर संदीप और राखी आमने सामने हों तो इस बार मुकाबला टक्कर का होगा। और अगर संदीप का नाम कटता है तो बिरला किचन कैबिनेट से विवेक राजवंशी, जो कोटा साउथ से नेता प्रतिपक्ष हैं और एक वोट से मेयर बनते बनते रह गए थे, उनका नाम भी है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष विकास शर्मा, हालांकि जिनको ज्यादा समर्थन भले ही ना मिले, लेकिन फिलहाल उनकी कोशिशें प्रत्याशी बनने की जारी हैं। अब बात करते हैं लाडपुरा सीट। लाडपुरा सीट दिलचस्प सियासी समीकरणों में उलझी सीट है। कुछ राजनीतिक पंडित कांग्रेस की प्रयोगशाला और भाजपा के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड जैसे जुमले भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पिछले करीब 1.5 दशक से कांग्रेस उत्तर की सीट जीतने के लिए इस सीट से मुस्लिम प्रत्याशी उतारती रही है और एक तरफा हारती रही है। लाडपुरा की करीब बराबर की तादाद में गुर्जर और मुस्लिम वोटर्स हैं और करीब 50,000 एससी और 50,000 एससी/एसटी वोटर निर्णायक हैं। आंकड़े भले ही प्रो कांग्रेस दिख रहे हैं, लेकिन धरातल पर कांग्रेस के पक्ष में 2 दशक से पहले केवल तब दिखे थे जब पूनम गोयल कांग्रेस की विधायक बनी थी। उसके बाद से फायर ब्रांड विधायक भवानी सिंह राजावत ने लाडपुरा में ऐसा सिक्का जमाया कि लगातार 3 बार विधायक बने। 2018 में चुनाव में कांग्रेस ने जब कोटा के पूर्व सांसद इजराज सिंह की पत्नी कल्पना देवी को टिकट दिया तो ऐन समय में वो भाजपा में शामिल भी हुई और उनको टिकट भी दिया गया और वो बीजेपी के जो भवानी सिंह राजावत जो एमएलए थे सिटिंग, उनका टिकट काटा गया और कल्पना देवी को टिकट थमा दिया गया। कांग्रेस ने नईमुद्दीन गुड्डू पर ही दांव खेला और गुड्डू की पत्नी को टिकट दिया, लेकिन नतीजा फिर वही निकला और लाडपुरा लगातार चौथी बार बीजेपी की झोली में आ गया। कल्पना देवी के रूप में कोटा राज परिवार की एक महिला का राजनीति में प्रवेश भी हुआ। एक बार फिर नईमुद्दीन गुड्डू दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी, पूर्व विधायक पूनम गोयल, शिवलाल गुंजल और पूर्व मंत्री रामकिशन वर्मा के पौत्र और हाल ही में जिला परिषद सदस्य बने संभव वर्मा भी दावेदारी में है। उधर मजबूत मानी जा रही कल्पना देवी के सामने भी टिकट हासिल करने के लिए पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत, योगेंद्र नंदवाना और लोकेंद्र सिंह राजावत की दावेदारी से पार पाने की बड़ी चुनौती है। सियासी समीकरण जटिल हैं, लिहाजा कल्पना देवी के पति इजराज सिंह मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों के चलते भवानी सिंह की जो टिकट ना मिल पाना, ये चीजें उनके आड़े आ सकती हैं। फिर स्पीकर बिरला का सपोर्ट भी उतना नहीं है, ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि एक समय में बिरला, भवानी सिंह राजावत और प्रहलाद गुंजल की पक्की दोस्ती के बाद तीनों की राहें अलग अलग हो गईं। लोकसभा चुनाव में राजावत ने बिरला का विरोध भी किया। स्पीकर बनने के बाद कोटा में भव्य स्वागत हुआ, तब भी वो कटे कटे नजर आए। लेकिन हाल ही में एक किस्सा हुआ जो जमीन पर बहुत चर्चित था जब हम ग्राउंड पे गए, कि किस्सा ये था कि जब राजावत के इलाके में कैथून में बाढ़ आई तो
तो बिरला वहां पहुंचे और राजावत ने उनके साथ फोटो खिंचवाई, सोशल मीडिया पे वायरल की, जिससे कि दूसरा मैसेज भी दिया जाए। अब तीनों के दल तो एक हैं, लेकिन मन और मत एक नहीं। पीपलदा विधानसभा के समीकरण रामगंज मंडी से प्रभावित होते हैं। बैरवा मेघवाल वोटर्स के साथ एससी वोटरों का क्लब निर्णायक भूमिका निभाता है। रिजर्व सीट से कांग्रेस ने 2018 में राम नारायण मीणा को उतारा था और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ममता शर्मा को हराया था। मौजूदा विधायक राम नारायण मीणा के सामने बड़ा संकट उन्हीं की पार्टी के भीतर खड़ा किया जा रहा है। 2023 में टिकट के लिए इटावा से प्रधान रही देहात कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सरोज मीणा की चुनौती से पार पाना बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। तो पूर्व विधायक प्रेमचंद नागर भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल है। स्थानीय को मुद्दा बनाकर सरोज मीणा लगातार राम नारायण मीणा के सामने मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। पीपलदा विधायक राम नारायण मीणा के विकास कार्यों पर भी कभी कभी भारी पड़ रहे हैं। बीजेपी से पीपलदा सीट पर कई नए दावेदार आ डटे हैं। ममता शर्मा की कम आवाजाही के बीच इटावा प्रधान रहे मानविंदर सिंह, विद्याशंकर नंदवाना भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के भाई हरि कृष्ण बिरला के लगातार दौरे भी सियासी चर्चाओं में बने हुए हैं। कहा यह जाता है कि जब 2019 में ओम बिरला के सामने चुनाव लड़े थे तो 3 शर्तें रखी थी राम नारायण मीणा ने। वो शर्तें ये थी, पहली शर्त कि चुनाव लड़ने का पूरा खर्च संगठन देगा। इसीलिए जब पहली बार बड़ी सभा हुई जिसमें गहलोत पायलट को आना था, तब इनकी तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई। सभा बड़ी थी और चुनाव ओम बिरला के सामने था। उस समय आखिरकार बूंदी के हरिमोहन शर्मा ने आनन फानन में तैयारी की और इनका ये मानना था कि चुनाव लड़वाना और चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी धारीवाल की है, तो पूरी तैयारी भी वही करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि जीत गया तो मेरी सीट पर मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी शर्त ये थी कि अगर हार गया तो मंत्री बनाना पड़ेगा, और जिसकी कसक अभी भी दिखाई देती रहती। अब बात करेंगे सांगोद सीट की। सांगोद सीट नई अंगड़ाई ले रही है और बीजेपी में पूर्व विधायक हीरालाल नागर और देहात भाजपा के जिला अध्यक्ष मुकुट नागर में सांगोद सीट से टिकट हासिल करने की टक्कर चल रही है। नरेंद्र धाकड़ जैसे कई दूसरे नेता भी सक्रिय हैं। सांगोद विधायक भरत सिंह अपनी साफ गोई वाली प्रवृत्ति के चलते कई मोर्चों पर मुकाबला लेकर खड़े हैं। कांग्रेस के भीतर ही भरत सिंह के तीखे पत्रों और कई बार उनके सरकार विरोधी खुले स्टैंड लेने से असहज हालत उनकी बनी हुई है। भरत सिंह कई बार पुतला लेकर जलाने कलेक्ट्रेट आ जाते हैं और इन सब के बीच जो निर्णायक हैं वो है भरत सिंह का वो बयान जिनमें वो कह चुके हैं कि अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। युवाओं को आगे लाना चाहिए और भरत सिंह के शिष्य कुशल पाल सिंह के पुत्र विजय प्रताप सिंह दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा जया मीणा, पूजा सिंह और गीता मेघवाल पर भी सबकी निगाह है। भाजपा में भी पूर्व विधायक हीरालाल नागर को पूरी तरह से बिरला खेमे का माना जाता है। कांग्रेस के लिए एससी रिजर्व सीट रामगंज मंडी भी एक बुरा सपना की तरह ही है। 1.5 दशक से लगातार कमल ही खिलता आ रहा है। बीजेपी का संगनिष्ठ चेहरा मदन दिलावर विधायक है। दिलावर से पहले चंद्रकांता मेघवाल 2 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने कभी राम गोपाल बैरवा तो कभी बाबूलाल मेघवाल को टिकट दिया, लेकिन सारे प्रयोग फेल हुए। 2 बार रामगंज मंडी से विधायक का चुनाव जीत चुकी चंद्रकांत मेघवाल की मंशा वापसी करने की है। हालांकि मदन दिलावर का टिकट शिफ्ट होना भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिलावर राजस्थान में संघ का दलित चेहरा है। प्रदेश महामंत्री बनाकर पार्टी ने दिलावर की हैसियत बढ़ाकर ये भी दिखा दिया कि उनकी मर्जी के खिलाफ तो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। फिर भी नरेंद्र राजा जैसे कुछ नए दलित नेता दावेदारी जता रहे हैं। बूंदी सीट पर बीजेपी का लगातार 3 बार से कब्जा रहा है और अशोक डोगरा 3 बार से जीत हासिल कर रहे हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा को हराया था और एक बार फिर से अशोक डोगरा चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन इस बार अशोक डोगरा की आजकल नींदें उड़ी हुई हैं, ये उनके संबंधित लोग जमीन पर कहने लगे हैं। और उसकी वजह है एक नई उभरती दावेदारी, या ये कह सकते हैं कि जनता के बीच चल रही एक नए दावेदारी की चर्चा से अशोक डोगरा थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं।
बूंदी की सियासत में तो जाहिर तौर पे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का दबदबा है, तो इस सीट पर जब चुनाव होगा तो उनका इन्फ्लुएंस काफी कुछ रहने वाला है। अब बीजेपी एक बार फिर जीत हासिल कर सकती है। ऐसे पूरे माहौल में तो कांग्रेस को किसी नए चेहरे की तलाश है, क्योंकि लगातार 3 बार से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है और पिछली बार हार का मुंह देखने वाले हरिमोहन शर्मा फिर से जाहिर तौर पे दावेदारी की लाइन में भी लगे हुए हैं। हरिमोहन शर्मा 1985 में विधायक रह चुके हैं और पिछली बार अशोक डोगरा से महज 703 वोटों से हार गए थे। विधानसभा चुनाव के बाद सियासत की कुर्सी पर इस सीट का अहम रोल माना जा रहा है। बूंदी जिले की हिंडोली सीट बेहद रोचक। हिंडोली सीट से गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना लगातार दूसरी बार विधायक हैं। कांग्रेस के युवा चेहरा अशोक चांदना ने 2013 में चुनाव में बीजेपी के महिपत सिंह को हराया था और 2018 में बीजेपी प्रत्याशी ओमेंद्र सिंह को मात दी थी। एक बार फिर से अशोक चांदना चुनावी तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस में हिंडोली सीट पर अशोक चांदना के अलावा कोई और चेहरा नजर नहीं आ रहा। अशोक चांदना जितना सुर्खियों में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए रहे, उतना ही मंत्री बनने के बाद भी सुर्खियों में रहे। युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह शहर झालावाड़ में कई बार प्रदर्शन किए, जिससे उन्हें राज्य में पहचान भी मिली। फिर मंत्री बनने के बाद भी सुर्खियों में रहने का सिलसिला जारी रहा। चाहे पुष्कर में कर्नल किरोड़ी बैसला की श्रद्धांजलि सभा में चांदना के खिलाफ नारेबाजी का मामला हो या फिर आईपीएल के दौरान एसएमएस स्टेडियम में कथित अतिक्रमण को लेकर विरोध जताने की बात हो, कई मौकों पर चांदना मुखर होकर अपनी बात रखते नजर आए और कई नहीं, अक्सर हर मौके पर वो अपनी बात मुखर होकर नजर आते हैं। फिलहाल हिंडोली में अशोक चांदना के अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। चांदना ने अपने इलाके में लगभग 600 करोड़ की सड़कें, 1000 करोड़ की चंबल परियोजना जैसे डोर टू डोर नल से पानी पहुंचाने का काम, और आज़ादी के बाद से ये बात गौर फरमाने वाली है कि आज़ादी के 70 साल में इन दोनों तहसील नैनवा और हिंडोली में कोई सरकारी कॉलेज नहीं था, लेकिन चांदना ने 7 सरकारी कॉलेज यहाँ पर अपने कार्यकाल में दिए और 200 करोड़ का बांध जैसे, जिसकी वजह से किसानों को पानी मिले, उसका वाटर लेवल ऊपर आई, ये तमाम चीजें हुई। यहाँ तक कि नैनवा में उप जिला अस्पताल जैसे कई बड़े काम भी किए हैं। तो बात अब बीजेपी की। बीजेपी भी किसी नए चेहरे की तलाश में है। पिछली बार भी बीजेपी ने चेहरा बदला था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर से बीजेपी नए चेहरे की तलाश कर रहा है। रामगंज मंडी सीट से 2 बार विधायक रह चुकी चंद्रकांता मेघवाल को बीजेपी ने 2018 में चुनाव में केशवराव पाटन सीट से उतारा था और चंद्रकांता मेघवाल खरी उतरी थी और कांग्रेस के राकेश बोयत को 7000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी। दरअसल चंद्रकांता मेघवाल को राकेश बोयत और सीएल प्रेमी की आर पार की लड़ाई का फायदा मिला था। 2013 में भी बीजेपी के बाबूलाल वर्मा ने कांग्रेस के चुन्नीलाल वर्मा को हराया था। बीजेपी में इस बार चर्चा है कि चंद्रकांता मेघवाल अपनी पुरानी सीट रामगंज मंडी में वापसी करना चाहती हैं, लेकिन पेच फंसा है मदन दिलावर को लेकर, क्योंकि संघनिष्ठ मदन दिलावर अभी रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक हैं और फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या चंद्रकांता की सीट बदली जाएगी या फिर नहीं। केशवराव पाटन में बीजेपी के कई और चेहरे भी उभर रहे हैं, तो कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक दलित और आदिवासी की ओर रुख किया है। राजस्थान में भी कांग्रेस ने मिशन 59 लॉन्च कर दिया है और इसके तहत 59 दलित और आदिवासी सीटों पर कांग्रेस सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। अभी चुनावी जंग में कुछ वक्त बचा है। हार जीत कुछ हद तक टिकट बंटवारे पर टिकी रहती है। जनता की नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी सिटिंग एमएलए का टिकट भी काट देती है और नए चेहरे को मौका मिलता है। टिकट बंटवारे के वक्त कांग्रेस और बीजेपी कितने सिटिंग विधायकों को फिर से मौका देगी या नहीं देगी, ये अभी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना तो तय है कि सत्ता की वापसी में दोनों पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई हैं और सब कुछ चेहरे पर डिपेंड करता है। आज राजनीति के एपिसोड में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।